हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फेबल संगम। आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग पोएम लेके आई हूँ जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। So Robert Frost was born on 1874 and died in 1963। वो एक अमेरिकन पोएट थे और उन्हें बेसिकली रूरल लाइफ, रूरल एरियाज़ एंड नेचर के रियल पिक्चराइजेशन, रिप्रेजेंटेशन के लिए स्पेशली जाना जाता है। So let's start the poem. If I've ever experienced snow, you have probably taken in a few minutes to marvel at its beauty. Possibly you were drawn to this element of nature that is at once soothing to look at and dark in its association with cold winter and the silence of nature. In literature, the season of nature are often used to explore the relationship between life and death, and one of Robert Frost's most famous poems, Stopping by Woods on a Snowy Evening, written in 1922, captures this pull between life and death, man and nature. So, अगर आपने कभी स्नोफॉल एक्सपीरियंस किया है तो आप शायद वहाँ नेचर का ये खूबसूरती या वंडर देखने के लिए ज़रूर रुके होंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि आपने भी नेचर के इस अजीब एलिमेंट को देखा होगा जो कभी कभी तो काफ़ी सेटिस्फैक्शन होता है या सेटिस्फैक्ट्री होता है, एंड ऑन द अदर हैंड समटाइम्स डार्क साइड रिप्रेजेंट करता है विथ कोल्ड विंटर एंड द साइलेंस ऑफ नेचर। इन लिटरेचर, नेचर के सीजन्स को हमेशा से ही लाइफ एंड डेथ के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ किया गया है। और ये पोएम बहुत ख़ास है बिकॉज थ्रू दिस पोएम पोएट का राइटिंग में एक परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलता है बिटवीन लाइफ एंड डेथ, मैन एंड नेचर का। सो ज़्यादा बड़ा ये पोएम नहीं है, सिर्फ 4 स्टैंजा का ये पोएम है। तो चलिए पोएम बिगिन करते हैं। Whose woods these are, I think I know. His house in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. So, यहाँ पे क्या है, on one evening, poet क्या होते हैं, poet is out of his, poet बाहर होते हैं on his horse for some important work। और रास्ते में क्या होता है, रास्ते में बाय सम वुड्स कुछ टाइम के लिए वो रुकते हैं। वुड्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, वुड्स को हम एज अ फॉरेस्ट या जंगल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो रास्ते में उन्हें वुड्स मिलता है और वहाँ पे वो रुक जाते हैं और सोचते हैं कि जो ये वुड्स का ओनर है वो उसे जानते हैं और वो यहाँ से बहुत दूर विलेज में रहता है। एंड दैट टाइम ही वॉज एन्जॉइंग हिज मोमेंट, शांति से, सुकून से, और काफ़ी रिलैक्स थे ये सोचते हुए कि ये जो ओनर है वो तो उन्हें ये सब करता हुआ देख भी नहीं पाएगा कि वो कैसे ब्यूटी ऑफ स्नो को एंजॉय कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका घर तो बहुत दूर है यहाँ से, और ये जो मेस्मराइजिंग ब्यूटी थी नेचर की ये उसे रोके हुए थे यहाँ वहाँ पे, ताकि वहाँ पे उसके ब्यूटी में, और वो खो सा गया था पोएट। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year। और इस लाइन में पोएट सोचता है कि माइट भी जो उसका लिटिल हॉर्स है ना, वो सोच रहा होगा कि ये कितना स्ट्रेंज है कि कैसे मेरा मास्टर एक ऐसी जगह पे रुक गया जो कि किसी भी सिविलाइजेशन से बहुत दूर है, ना कोई विलेज है यहाँ पे, ना कोई फार्म हाउस है, और ये कैसे घिरा हुआ है बाय फॉरेस्ट एंड फ्रोजन लेक। सो और वो भी कब, साल के सबसे ठंडी रात में। सो ये जो लाइन्स है ये साथ में ये भी इंडिकेट करता है पोएट का नेचर, दैट पोएट इज़ सो हम्बल पर्सन। पोएट कितना ही हम्बल पर्सन है, शायद इसी वजह से वो
अपने एनिमल, जो उसका एनिमल वो बोल नहीं पा रहा है, फिर भी उसके इमोशंस को महसूस कर सकता है, समझ सकता है। शायद इसका वजह ये भी है कि वो अपने जो पेट है, जो उसका एनिमल है, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। थर्ड स्टैंजा, he gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake. The only other rounds the sweep of easy win and Johnny Flake. जैसे कि हमने सेकंड स्टैंजा में पढ़ा, पोएट का पर्सनालिटी, दैट ही इज़ सो केयरिंग अबाउट हिज पेट, इतना इमोशनली कनेक्टेड है उससे। सो इन दिस स्टैंजा हम फिर से पोएट और उसके हॉर्स के रिलेशनशिप को पढ़ेंगे कि एज द पोएट कांट टॉक, सॉरी एज द हॉर्स कांट टॉक, हॉर्स बोल नहीं सकता तो क्या हुआ, लेकिन पोएट फिर भी उसका माइंड रीड कर सकता है। सो हॉर्स क्या करता है, वो अपना हेड हिलाता है और अपने बेल को रिंग करता है, जो कि उसे हार्नेस से अटैच होता है। व्हाट इज़ हार्नेस? हार्नेस इज़ बेसिकली लेदर स्ट्रैप और बेल्ट, जिसको किस लिए यूज़ किया जाता है, हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, काइंड ऑफ बॉडी आर्मर। तो हॉर्स ऐसा क्यों करता है? इन ऑर्डर टू आस्क हिज मास्टर कि इज़ देयर एनी प्रॉब्लम। वो ऐसा अपने मास्टर से ये पूछने के लिए करता है इन अ सेंस कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी अनयूजुअल होता है। ये ऐसा कभी होता नहीं है कि पोएट ऐसे कैसे वुड्स में डार्कनेस में खड़े हो जाए। तो वो ये पूछने के लिए अपने मास्टर को बेल रिंग करता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड द ओनली अदर साउंड दैट द स्पीकर कैन हियर, और इसके अलावा जो स्पीकर को जो दूसरी साउंड सुनाई देती है, वो क्या साउंड सुनाई देती है? हार्नेस कि हार्नेस बेल के अलावा द स्वीपिंग नॉइज़। द स्वीपिंग नॉइज़ इज़ व्हाट? स्वीपिंग नॉइज़ होती है पत्तों की ज़मीन से सरसराहट की आवाज़ें जो आती है, उसको स्वीपिंग नॉइज़ कहते हैं। द स्वीपिंग नॉइज़ फ्रॉम द स्लाइट विंड and the softly falling snow. Stanza 4. The woods are lonely, dark, deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. So, in this last stanza, poem फिर से woods को represent करते हैं, और this time poet describe करते हैं woods को as a lonely, dark and deep. इवन दो ही इज़ इन्जॉइंग द सीनिक ब्यूटी, इसके अलावा फिर भी जो पोएट है, जो शांति का जो माहौल है, द स्नोफॉल इन द वुड्स, इन सबको इन्जॉय करते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि वो चाह के भी इस सीनिक ब्यूटी को बहुत देर तक इन्जॉय नहीं कर सकते, बहुत देर तक यहाँ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ही हैज़ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू डू बिफोर ही कैन स्लीप। He have to go miles, so he has to move on. वो सोने से पहले उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, काफ़ी लंबा सफ़र उन्हें तय करना है, इसीलिए वो यहाँ बहुत देर तक नहीं रुक सकते हैं। यहाँ पे एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बिफोर आई स्लीप यहाँ पे एक लाइन है, काफ़ी स्पेशल लाइन है, स्पेशली अलग अलग सेगमेंट्स में इसको देखा जाता है। ये आपका डेथ को भी रिप्रेजेंट करता है कि बिफोर आई स्लीप, मेरे सोने से पहले, या फाइनली मेरे सोने से पहले, या मेरे मरने से पहले बहुत सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको मुझे पूरा करना है। ओके, सो इसके साथ ही पोएम फिर भी अभी भी ये कहता है, बट he will be reminded of this magnificent view of nature again and again. लेकिन फिर भी वो इस मैग्निफिशेंट व्यू को हमेशा अपने मन में, अपने दिल में याद रखेगा। तो इसी के साथ ही ये पोएम यहाँ पे एंड होता है। और इसके रिलेटेड कोई भी क्यूरीज होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं, आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको जो भी फर्दर अपकमिंग वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।